आगे शिक्षण विधि है इकाई विधि। इकाई विधि क्या होती है? इसमें अध्ययन अध्यापन यानी टीचिंग लर्निंग में वह विधि जो विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि छात्र सीखने में मानसिक व शारीरिक रूप से व्यस्त है। यानी इकाई विधि वह विधि है जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखा जाता है, प्राप्त ज्ञान के माध्यम से नवीन परिस्थितियों में समायोजन कर सके। इकाई पद्धति में विषय वस्तु शिक्षण प्रविधियों युक्तियों के संगठन की वह पद्धति जो पढ़ाने सिखाने के प्रभाव उत्पादक बनाती है। ये प्रश्न आया होता है कि इकाई विधि के चरण कितने होते हैं? मॉरिसन ने 1926 में इकाई विधि के 5 चरण बताए। इनको याद करना जरूरी, एग्जाम में प्रश्न आता है। पहला है पूर्व ज्ञान, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण, चौथा संगठन, पांचवा अभिव्यक्ति। पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और अभिव्यक्ति। सबसे पहले पूर्व ज्ञान और लास्ट में आ जाएगी अभिव्यक्ति। इकाई विधि क्या है? यह एक अच्छी इकाई में ज्ञान, कौशल, रुचि और क्रिया की योग्यताओं का विकास होता है। फिर एक विधि है स्वाभाविक विधि। स्वाभाविक विधि कहती है कि भाषा सीखना एक सहज प्रवृत्ति है। ये कहता है कि भाषा एक सहज प्रवृत्ति के रूप में सीख सकते हैं। बालक श्रवण करेगा, अनुकरण करेगा, फिर अपने आप सीख जाएगा। अभ्यास, सुनना और समझना, फिर उच्चारण करना और बोलने के बाद पढ़ना लिखना सीखना। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल होते हैं जिनका वैज्ञानिक क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको याद करने की ट्रिक होती है सुबोपली। एल यानी लिसनिंग, एस यानी स्पीकिंग, आर यानी रीडिंग, डब्ल्यू यानी राइटिंग। सबसे सरल है सुनना और सबसे कठिन कौशल है लिखना। विधि है ध्वन्यात्मक विधि। इसमें ध्वनि विज्ञान पर बल दिया जाता है, शब्दों के व ध्वनि उच्चारण पर बल दिया जाता है। ध्वनि ज्ञान से बोलना और लिखना आसान हो जाता है। जैसे हम शिक्षण विधि है अक्षर बोध विधि। ये सबसे प्राचीन विधि है। इसमें स्वर व्यंजन की ध्वनि पर बल दिया जाता है। स्वर व्यंजन का मिलान, अक्षर शब्द वाक्य क्रम ज्ञात होता है। इसमें हम जैसे क ख ग बुलवाते तो वो अक्षर बोध विधि है। आगे हिंदी शिक्षण की विधि है समवाय विधि। समवाय विधि भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप है। प्रश्न बनता है कि भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप कौन सा है? तो समवाय विधि। समवाय द्वारा सिखाई जाता है। इसमें रचना, कहानी, पद्य द्वारा शिक्षा देते समय ही प्रसंग और अवसर अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। जैसे मान लो किसी का मैं दोहा पढ़ रहा हूँ तो दोहा पढ़ाते पढ़ाते साथ में मैं छंद व्याकरण इनको बताते जाता हूँ। ये कहता है कि व्याकरण की केवल व्यावहारिक शिक्षा ही देनी, यानी स्वतंत्र रूप से व्याकरण नहीं सिखाना। ये कहता है कि हम कोई किताब पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई शब्द आ गया तो शब्द को साथ में व्याख्या कर दो। ये व्याकरण शिक्षण की तार्किक क्रम नहीं होता, ये मूल उद्देश्य से विचलित हो जाती है। इस विधि का दुर्गुण ये है कि इस विधि को मान लो मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई चीज़ डिस्कस करने लग गया तो वो चीज़ छूट जाएगी जो पढ़ानी है। आगे विधि है अनुवाद विधि, जिसे ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। इसमें अर्थग्रहण और संप्रेषण की प्रक्रिया एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा के तथ्य में रूपांतरित करते हैं। इसमें स्रोत भाषा यानी आधार भाषा व लक्ष्य भाषा में अनुवाद में समतुल्यता होनी चाहिए। अनुवाद एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके 3 चरण होते हैं। यानी अनुवाद विधि में हम क्या करते हैं, ए नाम की कोई भाषा है उसको बी नाम की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला है पठन व पाठ विश्लेषण, दूसरा संक्रमण पुनर्गठन, तीसरा लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति। यानी पहली भाषा में हम पढ़ेंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन करेंगे, तीसरे में अभिव्यक्ति करेंगे। आगे शिक्षण विधि है संगठनापरक विधि। ये भाषिक कौशलों के अभ्यास पर आधारित होती है। इसमें शब्दावली की अपेक्षा भाषा की संगणना, स्वाभाविक संवादों और मौखिक अभ्यास पर इसमें शब्दावली की अपेक्षा भाषा की संगणना, स्वाभाविक संवादों और मौखिक अभ्यास पर बल दिया जाता है। इस संगणनापरक विधि को सेना विधि यानी आर्मी मेथड कहा जाता है। श्रव्य भाषीय विधि, भाषा की वैज्ञानिक विधि, अनुकरण परिस्मरण विधि यानी मिमिक्री मेमोराइजेशन मेथड भी कहा जाता है, ट्रिपल एम। इसे सेना मेथड इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार सैन्य में जो अभ्यास कराया जाता है उसी तरह संगठनात्मक विधि में भी अभ्यास करवाया जाता है। फिर आगे है संरचनात्मक विधि, जिसे संगठन विधि या स्ट्रक्चरल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सर्वोपयुक्त और नवीनतम विधि है जिसमें संरचनात्मक रूप से अध्ययन और अभ्यास करवाया जाता है। इसमें द्वितीय भाषा की संरचना का ज्ञान और उस पर अधिकार प्राप्त करना
महत्वपूर्ण होता है। इसमें शब्द ज्ञान की अपेक्षा अर्थ महत्वपूर्ण होता है। संरचनात्मक विधि में अर्थ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें भाषा की संरचना, ध्वनि, शब्द, वाक्यांश और गठन शामिल है। इसमें मौखिक अभ्यास पर बल दिया जाता है और फिर कौशल प्रदान किया जाता है। आगे है निर्दिष्ट कार्य विधि, असाइनमेंट मेथड। इसमें पूर्व से पाठ संबंधी कार्य दिया जाता है, जिसमें स्वाध्याय, अध्यवसाय, अध्ययन, साधन जुटाने की योग्यता का विकास होता है, जैसे कविता, शब्दार्थ के अर्थ की खोज। इस विधि का गुण है कि इस विधि में स्वयं विचार करने और सीखने की आदत का विकास होता है। अगले पाठ की पृष्ठभूमि तैयार होती है, जिससे पाठ सरल हो जाता है। फिर है पर्यवेक्षित विधि या निरीक्षित विधि, जिसे सुपरवाइज मेथड कहते हैं। इसमें कक्षा में निर्दिष्ट कार्य देना, यानी मान लो कोई क्लास है, क्लास को वर्क दे दिया और फिर शिक्षक पथ प्रदर्शन बन के उसका निर्देशन करेगा। जैसे मान लो मैं कक्षा 3 को पढ़ा रहा हूँ, तो कक्षा 3 में मैंने हिंदी का कोई कार्य दिया, फिर मैं उनको निर्देशित करता हूँ आपको कैसे करना है कार्य। फिर आगे है खेल विधि, और किसी भी भाषा सिखाने या कोई भी चीज़ सिखाने की सबसे सरल विधि खेल विधि। खेल विधि दी थी कोल्डवेल कुक महोदय। उसको ऐसे याद रखोगे, क से कोल्डवेल कुक। इस विधि में अभिनय, प्रश्न, कविता, पाठ, अंतराक्षी, कवि दरबार, शब्द खेल, वाक्य पूर्ति, समस्या पूर्ति खेल, रचना संबंधी खेल करवाई जाती है। इसमें अक्षर, शब्द, वाक्यांश की पहचान की जाती है। हिंदी शिक्षण विधियाँ 3 प्रकार की हो जाएगी, गद्य, पद्य और व्याकरण। गद्य के लिए अलग, पद्य के लिए अलग और व्याकरण के लिए अलग शिक्षण विधि होगी। पहले हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण। गद्य शब्द संस्कृत भाषा के गद्य धातु से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। गद्य में क्या क्या आता है? निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी और पत्र, ये सभी गद्य के भाग हैं। गद्य शिक्षण की विधियाँ हैं विश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि। और आधुनिक विधि है खेल विधि, नाटक विधि, अभिनय विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि। इसमें क्या होता है कि विषय वस्तु का स्तर, शिक्षार्थी का स्तर और शिक्षण उद्देश्य को आधार बना के सिखाना पड़ता है। अब देखेंगे गद्य शिक्षण के उद्देश्य। तो गद्य शिक्षण के 2 उद्देश्य होते हैं, पहला सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में व्याकरण सिखाना होता है, जबकि विशेष उद्देश्य 6 प्रकार के होते हैं। अब गद्य शिक्षण के विशेष उद्देश्य कौन सा है? पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञानोपयोग, तीसरी अभिरुचि, चौथा, पांचवा अभिवृद्धि, छठा कौशल। गद्य शिक्षण के 4 अंग होते हैं, पहला वाचन, व्याख्या, पृष्ठपोषण और मूल्यांकन। सबसे पहले वाचन, दूसरा व्याख्या, तीसरा पृष्ठपोषण, चौथा मूल्यांकन। वाचन की 2 विधियाँ होती है। हिंदी भाषा में वाचन की 2 विधियाँ होती है, पहली सस्वर वाचन, दूसरा मौन वाचन। सस्वर वाचन के अंदर अध्यापक आदर्श वाचन करता है, यानी अध्यापक कोई लाइन बोलेगा तथा छात्रों द्वारा स्वस्वर और अनुकरण वाचन किया जाता है। जैसे मान लो मैं क्लास में कोई पाठ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक लाइन बोलूँगा, बच्चे पीछे बोलेंगे, तो हो जाएगा स्वस्वर वाचन। दूसरा होता है मौन वाचन। मौन वाचन हमेशा छात्रों के द्वारा किया जाता है, जबकि स्वस्वर वाचन में शिक्षक द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मौन वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो छात्रों द्वारा। वाचन के सोपान कौन कौन से हैं? पहला है अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन। अगर वाचन करवाना है तो सबसे पहले शिक्षक आदर्श वाचन कराएंगे। आदर्श वाचन के बाद विद्यार्थी द्वारा अनुकरण वाचन। मैंने कोई लाइन बोली तो विद्यार्थी पीछे बोलेंगे। तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक वाचन, यानी एक विद्यार्थी बोल रहा है तो व्यक्तिगत और सभी बोल रहे हैं सामूहिक। चौथा है विद्यार्थियों द्वारा मौन वाचन। आदर्श वाचन का प्रयोग कहाँ पे होता है? आदर्श वाचन में क्या होता है कि पहले कोई लाइन बोलता है, बच्चा पीछे पीछे बोलता है। तो आदर्श वाचन हमेशा प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। आदर्श वाचन प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त कौशल का विकास होता है। इसमें उचित गति, उचित स्वर, आरोह अवरोह, उचित वाचन मुद्रा, उचित हाव-भाव का प्रयोग होता है। छोटी कक्षाओं में कुछ अंश और बड़ी कक्षाओं में संपूर्ण अंश का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होता है? अध्यापक द्वारा पाठ के शब्दों, वाक्यों को छात्रों द्वारा स्व-स्वर दोहन करवाया जाता है। मैंने कोई लाइन बोली, बच्चे पीछे बोल रहे थे, अनुकरण वाचन।
इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 में अनुकरण वाचन करवाया जाता है। ये उच्च कक्षाओं में उपयुक्त नहीं है, यानी बड़ी कक्षाओं में अनुकरण वाचन उपयोगी नहीं है। व्यक्तिगत वाचन में छात्र द्वारा कक्षा में खड़े होकर वाचन, सस्वर वाचन, यानी मैंने किसी बच्चे को खड़ा कर दिया और मैंने कहा कि पाठ पढ़, तो वो हो जाएगा व्यक्तिगत वाचन। मौन वाचन विद्यार्थियों द्वारा वाचन का सबसे अंतिम चरण है और ये बौद्धिक पक्ष पर बल देता है। पाठ वाचन का उच्चतम स्तर कौन सा है? मौन वाचन। सबसे निम्नतम स्तर है स्वस्वर वाचन और सबसे उच्च है मौन वाचन। आगे है प्रश्न है आगे, प्राथमिक कक्षा यानी कक्षा 1-2 में स्वस्वर वाचन यांत्रिक पक्ष पर बल देता है। यांत्रिक पक्ष का मतलब है हम पहली दूसरी वाले बच्चों को बुलाते हैं तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के बोलते हैं, यानी हम उनको डायरेक्ट रटाना सिखाते हैं। कक्षा 1 व कक्षा 2 में अनुकरण वाचन करवाया जाता है। मौन वाचन विषय वस्तु कक्षा के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। मौन वाचन कहाँ से शुरू होता है? कक्षा 3 से शुरू होता है और गहन मौन वाचन कक्षा 6 से शुरू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मौन वाचन कक्षा 3 से शुरू होता है जबकि गहन मौन वाचन कक्षा 6 से शुरू होता है। प्राथमिक कक्षा में 3 मिनट का समय दिया जाना चाहिए जबकि उच्च प्राथमिक कक्षा में 4 से 5 मिनट का समय या 10 मिनट का समय दे सकते हैं। वाचन के दो पक्ष होते हैं, पहला यांत्रिक पक्ष, दूसरा बाह्य पक्ष। यांत्रिक का मतलब जिसमें हम जोर दे दे के बोलते हैं। यांत्रिक पक्ष में कौन सा आएगा? यांत्रिक पक्ष में बोलना और लिखना। व्याख्या व्याख्या के अंदर भाव और आंतरिक पक्ष दोनों शामिल होते हैं। मौन वाचन के दो प्रकार होते हैं, पहला गंभीर, दूसरा द्रुत। द्रुत का मतलब तेज। पाठ व्याख्या, पाठ व्याख्या में हम शब्दों की व्याख्या करते हैं। उद्बोधन विधि द्वारा दृश्य विधान, अभिनय, पूर्वोत्तर संबंध, वाक्य पद रूप का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? दूसरी विधि है व्याकरण सम्मत विधि, इसमें हम उपसर्ग समास को पढ़ाते हैं। तीसरा है प्रवचन विधि, जिसमें हम शब्द और वाक्य को प्रवचन द्वारा सिखाते हैं। इसमें शब्दों की व्याख्या के द्वारा शब्द संकल्पना, बिंब, भाव ग्रहण, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये विधि चलती है, प्रवचन विधि। आगे उद्बोधन विधि, इस विधि में कठिन शब्दों को छात्रों द्वारा स्वयं क्रिया द्वारा अर्थ करके करके सीखने पर बल दिया जाता है। उद्बोधन विधि में विद्यार्थी करके सीखते हैं। व्याकरण सम्मत विधि में व्याकरणिक पक्ष पर बल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पद्य शिक्षण, जिसे कविता शिक्षण भी कहते हैं। पंडित जगन्नाथ ने कहा कि कविता का अर्थ है रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं, यानी जिनसे कोई अच्छा ऐसे गाने के रूप में अर्थ निकलते हैं उन्हें कहते हैं काव्य। और जॉनसन मोदी ने कहा कि छंदमयी जो रचना होती है उसे हम कविता कहते हैं। वह विधा जिसमें यति गति यानी रुकावट, स्पीड, मात्रा, लय, तुक, छंद का बंधन हो उसे हम कहते हैं कविता। अब कविता की विशेषता है इसमें निजत्व के भाव का सामाजिकरण होता है, यानी जो अंदर के भाव है उसको सामाजिक रूप में प्रकट किया जाता है। इसमें रागात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, परिमार्जन, सौंदर्य पाया जाता है। इसमें करुणा, प्रेम, सहयोग की भावना होती है। इसमें कल्पना शक्ति अधिक पाई जाती है। जब भी हम कोई कविता लिखते हैं तो उसमें कल्पना शक्ति अधिक पाई जाती है। आरोह अवरोह, कविता का सौंदर्य सत्व, कविता का भौतिक तत्व कहा जाता है। प्राथमिक स्तर पर अभिव्यक्ति परक होनी चाहिए। जब भी कभी हम पद्य शिक्षण करवाते हैं तो प्राथमिक कक्षाओं में अभिव्यक्ति परक और शिशु गीत, बाल गीत होने चाहिए, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाव प्रदान होनी चाहिए। पहले दूसरे वाले बच्चों को बोल बोल के सिखाते हैं, जबकि उच्च प्राथमिक वाली कक्षाएं उनमें भाव ग्रहण करने पर बल दिया जाता है। अब है पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण की विधियाँ। पहली है गीत विधि, जिसमें हम कोई भी गीत गा गा के सिखाते हैं। दूसरी है गीत अभिनय विधि, जिसमें हम सस्वर गीत के साथ हाव भाव भी करते हैं, यानी। तीसरी खंडान्वय विधि या प्रश्नोत्तरी विधि, जिसमें वर्णनात्मक और ऐतिहासिक कविताओं में प्रश्न पूछ के कविता की जाती है। व्याख्या विधि, व्याख्या विधि में कबीर, सूर, तुलसीदास के जो दोहे होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। तुलना प्रणाली में हम क्या करते हैं? भाव समान, जो समान भाव वाली कविताएं होती है उनको पढ़ा जाता है। आगे हैं पद्यांश या कविता के पाठ रूप। पहला कौशल, दूसरा रस, तीसरा बोध और चौथा उपयोजना पाठ। यानी कविता पाठ के चार रूप होते हैं, कौशल पाठ, रस पाठ, बोध पाठ, उपयोजन पाठ। कौशल पाठ में हम काव्य गुण, वृत्ति, शब्द योजना, प्रस्तुतिकरण के पाठ पढ़ते हैं, जबकि रस पाठ में हम प्राथमिक कक्षा में सरल और सरल ध्वन्यात्मक कविता रस पाठ करते हैं। बोध पाठ में हम बौद्धिकता, निर्देशन की आवश्यकता होती है, जैसे कबीर और तुलसी के दोहे पढ़ते हैं तो उसमें बोध बताते हैं।
अर्थ बताते हैं। उपयोजन पाठ में हम कविता के आधार पर किसी अन्य रचना का लिया जाने वाले पाठ का उपयोजन करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कौशल पाठ के अंदर हम बोलने और यति गति पर ध्यान देते हैं, जबकि रस पाठ में हम सरल ध्वनि वाली कविताओं को गीत के रूप में गाते हैं। बोध पाठ में हम कविताओं के अर्थ बताते हैं, जैसे कबीर और तुलसी की कविता। उपयोजन पाठ में सेम अर्थ वाली कविताओं को साथ में संदर्भित करते हैं। पद्य शिक्षण के 4 चरण हैं: वाचन, व्याख्या, पृष्ठपोषण और मूल्यांकन। सबसे पहले वाचन, फिर व्याख्या, फिर पृष्ठपोषण, फिर मूल्यांकन। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण विधियाँ। व्याकरण शिक्षण की 2 प्रमुख विधि है। पहली निगमन विधि, दूसरी आगमन विधि। निगमन विधि को हम सिद्धांत विधि कहते हैं। निगमन विधि को ऐसे याद रख सकते हैं कि निगमन में सबसे आगे आ रहा नी। नी का मतलब नियम, यानी निगमन विधि हमेशा नी यानी नियम से उदाहरण की ओर चलेगी। निगमन विधि को सिद्धांत विधि कहा जाता है। ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इसे सूत्र प्रणाली के रूप में कहा जाता है और एक पाठ्य पुस्तक प्रणाली के रूप में बांटा जाता है। सूत्र प्रणाली में हम क्या करते हैं, संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए सूत्र याद करवाते हैं, जबकि पाठ्य पुस्तक प्रणाली में हम परिभाषा और सिद्धांत याद करवाते हैं। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। आगे है वेरी इंपॉर्टेंट आगमन विधि। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम की ओर जाते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, प्रयोग विधि और सहयोग विधि। प्रयोग विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जबकि सहयोग विधि में गद्य शिक्षण के साथ व्याकरण भी पढ़ाते जाते हैं। जैसे पाठ पढ़ा रहे, पाठ में साथ साथ में संज्ञा समास प्रणाली। इसमें तुलना और विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, नियमीकरण और निष्कर्ष बताए जाते हैं, प्रयोग और अभ्यास पर बल दिया जाता है। इसमें वाक्य, उपवाक्य और सहवाक्य पर बल दिया जाता है। इसमें व्याकरण सरल और व्यवहारिक होता है। तीसरी विधि है भाषा संसर्ग विधि, जिसे अव्याकृत विधि। इसमें पाठ के साथ में व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, इसलिए इसको भाषा संसर्ग विधि कहा जाता है, यानी भाषा के साथ में व्याकरण भी सिखाया जाता है। ये प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की आगमन विधि है, जो भाषा संसर्ग विधि के नाम से जानी जाती है।